नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि डेली हम रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज एंड डीआई के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम जो भी मैंने अभी तक जितना भी आपको स्टडी करवाया हुआ है उन्हीं में से क्वेश्चन निकाल कर आपके सामने रख रही हूँ। आई होप कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इन्हीं में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो डीपली क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ और डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और देखो, क्वेश्चन सिर्फ समझना नहीं है, आपको आंसर भी देने हैं। ओके, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। ओके, तो आपको पता ही होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आंसर बन सकते हो। ओके, तो खुद से भी आंसर लगाना सीखो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर गलत होगा तो वहां से आपकी गलती आपको खुद को पता चलेगी और वहीं से सुधर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि गलत होगा तो ये होगा, ये कोई ये सोचेगा वो सोचेगा। ओके, ये तो गलतियां तो सबसे होती है ना। तो यहाँ पर दिक्कतें ये नहीं है, आपको दिक्कत ये है कि आप आंसर नहीं करते हो ताकि आप अपना खुद का सेल्फ इवेल्युएशन भी नहीं कर पाते। ओके, तो खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करते रहो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन से शोध में अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना होता है। अन्वेषण का मतलब आपको पता है ना, खोज हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ओके, तो कौन से शोध के अंदर अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना होता है। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आंसर जो है वो भी हिंदी में कर दीजिए। ओके, तो डोंट वरी, यहाँ पर हम हिंदी में कर देते। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो जिसको हम मौलिक शोध भी बोलते हैं। ओके, मौलिक शोध बोलते हैं, मूलगत शोध बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं मेंशन किया था। ओके, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि मैम हिंदी भी लिख दिया करी। ओके, अप्लाइड रिसर्च है तो उपयुक्त शोध भी बोला जाता है। ओके, उपयुक्त शोध, फिर प्रयुक्त शोध, ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे। ओके, एक्शन रिसर्च है तो एक्शन रिसर्च को हम क्रियात्मक शोध बोलते हैं। ओके, क्रियात्मक शोध। ओके, और उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव मतलब कि सभी। ओके, चलो आई होप अब आप हिंदी वाले बच्चों को हिंदी भी समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। ओके, अच्छे से सोच समझ कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन में ज्ञान कोश में वृद्धि की बात हो रही, तो ज्ञान कोश में वृद्धि कौन से रिसर्च के अंदर हो रही है, हमने आपको बताया था फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर हमारी ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। ओके, जहाँ पर हम थियोरी डेवलप करते हैं, कोई रूल्स डेवलप करते हैं, लॉस डेवलप करते हैं। ओके, कोई मेथड डेवलप करते हैं, तो ये सारा जो डेवलप करते हैं ओके, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च के अंदर रखते हैं। ओके, जहां पर हमारे ज्ञान कोश में क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शोधकर्ता एक शैक्षणिक पद्धति को विकसित करता है, एजुकेशनल मेथड को क्या करता है, डेवलप करता है, तो वह किस शोध के अंतर्गत आएगा। चलिए, ऑप्शन है आपका अप्लाइड रिसर्च जिसको हम बोलते हैं उपयुक्त शोध, एक्शन रिसर्च जिसको बोलते हैं क्रियात्मक शोध, फंडामेंटल रिसर्च जिसको बोलते हैं मौलिक शोध, या तो फिर आप मूलगत शोध भी बोलते हैं। ओके, केस स्टडी रिसर्च। ओके, केस स्टडी को केस स्टडी ही बोलते हैं। ओके, चलिए अच्छे से आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में प्लीज आपके आंसर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आंसर दे रहे हो और आपको मतलब कि समझ में आ रही है चीजें चीजें। ओके, चले यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा। देखो, एजुकेशनल मेथड को डेवलप करने की बात है तो हमने क्या बताया था, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हमने आपको बताया था कि हम वहां पर क्या करते हैं, किसी थियरी है। ओके, थ्योरी है। ओके, या फिर कोई लॉज है, या फिर कोई रूल्स है। ओके, या फिर कोई मेथड है। ओके,
इन सबको क्या करते हैं हम, डेवलप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेथड की बात हो रही है, एजुकेशनल मेथड डेवलप कर रहे हैं, ओके, विकसित कर रहे हैं ना, उसका यूज नहीं कर रहे। अगर यूज शब्द होता, उपयोग का शब्द होता, तो जाके आपका क्या होता, अप्लाइड रिसर्च होता, बट यहाँ पर विकसित करने की बात आ रही है। ओके, तो विकसित किया जाता है फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक प्रधानाचार्य को पता चलता है कि स्कूल के प्रोग्राम में कुछ शिक्षक हतोत्साहित रहते हैं। हतोत्साहित का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, मतलब कि प्रोग्राम करवाना होता है तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि इतना मतलब कि सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हतोत्साही रहते हैं। ओके, उत्साहित नहीं रहते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए वो प्रधानाचार्य कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेगा। चलिए, एक प्रिंसिपल है, उसको पता चलता है कि उसके स्कूल के अंदर कुछ टीचर ऐसे हैं जो स्कूल का कोई भी प्रोग्राम होता है उसके लिए वो इतने उत्साहित नहीं रहते। ओके, तब ये उनके लिए एक समस्या हो गई, बिकॉज एक स्कूल को चलाना है तो सभी टीचर्स मिलकर ही काम करेंगे, तभी जाकर स्कूल के मतलब कि डेवलप अच्छा होगा, है ना। तो उनके स्कूल के जो भी प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पर अगर टीचर सारे मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही मतलब कि प्रोग्राम अच्छा बन सकता है ना। तो इसी वजह से एक समस्या हो गई। अब इस समस्या का तो समाधान करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए प्रधानाचार्य कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेगा, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फंडामेंटल को क्या कहते हैं, मूलगत शोध या तो फिर मौलिक शोध। ओके, अप्लाइड रिसर्च को क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च को अब उपयुक्त शोध बोलते हैं, एक्शन रिसर्च को क्रियात्मक शोध बोलते हैं। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ। चले, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, समस्या का समाधान, मतलब कि यहाँ पर एक समस्या उनको दिख रही है और उसका समाधान किया जा रहा है ना। तो जब भी हम किसी भी समस्या का समाधान तात्कालिक रूप से ये करना अनिवार्य था। ओके, इसी वजह से ये क्या हो गया, आपका एक्शन रिसर्च हो गया। ओके, हमने यही एक्शन रिसर्च के अंदर पढ़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चक्रीय शोध के सोपानों को क्रम में लगाए। चक्रीय शोध मतलब साइक्लिक रिसर्च भी बोला जाता है, और दूसरे अर्थ में अगर देखा जाए तो एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। ओके, एक्शन रिसर्च। ओके, एक्शन रिसर्च के अंदर जो सोपान थे, हमने स्टेप्स थे वो आपको बताए थे। उन स्टेपों को यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रम में लगाना। ओके, ऑप्शन है आपके एक्ट, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्वेशन, प्लान। चलिए इसका आंसर फटाफट करें। इसके लिए हमने एक वर्ड्स भी आपको दिया था ताकि आपको याद रह जाए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर समझो हमने एक वर्ड दिया था आपको, पा और, है ना, बस इसी को याद रखना था। किसको, पा और, इनको याद रखना था आपको। अब देखो पा और में पी का मतलब क्या होगा, प्लान होगा, हमने ये भी बताया था आपको। ए का मतलब क्या होगा, एक्ट होगा। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन होगा। ओके, एंड आर का मतलब होगा रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये था प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्ट। ओके, पार। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, इसको मिलाना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आपका डी आएगा। डी कहाँ पर है, सभी में, जो जहाँ पर पहला डी नहीं है उसको निकाल दो। उसके बाद देखो एक्ट आएगा, ए वाला जो है उसको रखो, बाकी का निकाल दो। ओके, उसके बाद एक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन मतलब सी कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये वाला निकल गया। ओके, तो इसी तरीके से आपको आंसर को करना है। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देख लो यहाँ पर डी है प्लान। ओके, पी, ए है आपका एक्ट, और सी है आपका ऑब्जर्वेशन, बी है आपका रिफ्लेक्ट। ओके, पावर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको दो दिए गए। अब इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एक ही टेस्ट को बार बार क्रियान्वयन करने पर समान प्राप्तांक प्राप्त हो उसे विश्वसनीयता कहा जाता है, मतलब कि रिलायबिलिटी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया कि एक ही टेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, बार बार क्रियान्वयन करते हैं, तो भी आपको क्या मिल रहा है, समान प्राप्तांक मिल रहा है, मतलब कि समान स्कोर मिल रहा है।
तो उसको क्या है, विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 है कि एक टेस्ट जिसके मापन के लिए बनाया है उसी का मापन करता है, तो उस टेस्ट की वैधता कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने पीछे वाला जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा मतलब कि उसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्टली पीपीटी आपके सामने शो कर दी। ओके, डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको लिख देती ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, एक टेस्ट जिसके मापन के लिए बनाया गया, जिसके मापन के लिए बनाया है, ओके, बनाया है, उसी का मापन करता है, उसी का मापन करता है। ओके, तो उस टेस्ट की वैधता कहा जाता है, वैधता कहा जाता है। ओके, मेरी राइटिंग को माफ करना भाई। ओके, बिकॉज मेरा पूरा एजुकेशन गुजराती में हुआ है तो हिंदी लिखने का मुझे मतलब कि अभ्यास नहीं। ओके, तो थोड़े से राइटिंग में दिक्कतें आएंगी। चलिए, एक टेस्ट जिसको स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक टेस्ट जिसके मापन के लिए बनाया है उसी का मापन करता है, तो उसे हम वैधता मतलब के वैलिडिटी कहते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट दोनों में से मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनमें से कौन से सही हैं? ओके, ये आपको आंसर करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही गलत है। तीसरे में है स्टेटमेंट 1 ट्रू है और दूसरा वाला है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ओके, चलिए, क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर ओके, समझते हैं। यहाँ पर पहला तो आंसर आपका है दोनों ही क्या है, ट्रू है। ओके, हमने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन दोनों के बारे में बताया था आपको जब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी तब। ओके, तो यहाँ पर देखो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक टेस्ट मैंने आज लगाया, ओके, मतलब आप पर, ओके, आप है ए, अब ए पर्सन पर मैंने मान लो कि आज टेस्ट लगाया और उसके स्कोर मान लो 50 में से आए 40। ओके, अब यही टेस्ट, ओके, यही टेस्ट मान लो मैंने एंजाइटी का टेस्ट लगाया, ओके, एंजाइटी का टेस्ट लगाया, ए पर आज लगाया। अब यही एंजाइटी का टेस्ट मैं 14 दिन के बाद, ओके, तो आफ्टर 40 डेज, ओके, तो यहाँ पर 14 दिन के बाद अगर मैं वही टेस्ट आप पर लगा रही हूँ और आपके जो स्कोर है 50 में से 40 बन रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि मैंने अलग अलग टाइम पे एक ही टेस्ट को एक ही पर्सन पर मतलब कि एक ही सैंपल पर मैंने टेस्ट लगाया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? सेम रिजल्ट मिला। ओके, मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था, सेम टेस्ट सेम सैंपल, ये बताया था आपको, सैंपल सेम स्कोर। ओके, सेम स्कोर, स्कोर मतलब जो मार्क्स आते हैं आपके वो। ओके, सेम स्कोर, और डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है आपका टाइम। ओके, अलग अलग टाइम पे हम एक ही सैंपल पर एक ही टेस्ट को 2 बार मतलब कि बार बार लगाते हैं, तो उसका जो स्कोर मिलता है वो क्या मिलता है? सेम मिलता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं विश्वसनीयता या तो फिर रिलायबिलिटी। ओके, तो ये तो सही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वैलिडिटी की बात करते। वैलिडिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि मैंने एंजाइटी का यहाँ पर टेस्ट लिया, ओके, एग्जाम्पल है, एंजाइटी का टेस्ट मैंने लिया, अगर ये टेस्ट एंजाइटी का ही मेजर कर रहा है तो उसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है वो वैलिड है। क्या है? वैलिड है, मतलब वो उसकी वैलिडिटी है। ओके, अगर मान लो कि मुझे टीचर की भर्ती करनी है, ओके, मुझे क्या करना है? टीचर की भर्ती करनी है। अगर टीचर की भर्ती करनी है और मैं उनको क्लर्क का क्या करूँगी? क्लर्क का टेस्ट दे दूंगी, तो क्या ये टेस्ट वैलिड होगा कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मुझे तो टीचर की भर्ती करनी है ना कि क्लर्क की। तो अगर मैं टीचर को क्लर्क का टेस्ट दे रही हूँ तो मतलब कि वो टेस्ट टीचर के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो बस यही काम है, अगर टीचर की भर्ती कर रही है तो टीचर के रिलेटेड ही टेस्ट यूज़ करूँगी, क्लर्क की भर्ती कर रही तो क्लर्क के रिलेटेड टेस्ट का यूज़ करूँगी, तो वैलिड होगा। ओके,
तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप रिलायबिलिटी वैलिडिटी समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है रिलायबिलिटी इज एसेंशियल फॉर वैलिडिटी। ओके, मतलब कि वैधता के लिए विश्वसनीयता अनिवार्य है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि वैलिडिटी इज एसेंशियल फॉर रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता के लिए वैधता अनिवार्य है। क्या कहा जा रहा है कि भाई वैधता होती है, वैधता वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ओके, अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि चाहिए ही चाहिए, मतलब कि होना ही चाहिए। ओके, अगर वैलिडिटी आपके पास आपको देखनी है तो रिलायबिलिटी आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। अब जबकि स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी चाहिए ही चाहिए। ओके, इसके बारे में भी मैंने समझाया था आपको। ओके, एक मतलब कि एक ऐसा वर्ड भी दिया था आपको याद रह जाए, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा करोगे तो आपको याद रह जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 टू ट्रू है, स्टेटमेंट 1 टू फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ओके, बताइए इसका आंसर आपको करना है, समझना है और कुछ भी नहीं। हमने आपको क्या बताया था, इसको याद रखना है ना। रिलायबिलिटी वैलिडिटी में बच्चे बहुत ही मतलब कि कंफ्यूज रहते हैं। ओके, वैसे तो ये हमारे साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे मतलब कि एक यूनिट के अंदर आता है। ओके, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर, और ये रिसर्च में भी आता है। ओके, बिकॉज हम वहाँ पर टूल्स का यूज करते हैं ना, तो टूल्स हमारा रिलायबल, उसका रिलायबिलिटी चेक की जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है। ओके, इसी वजह से ये आपके रिसर्च में भी आता है। ओके, देखिए आपको ABCD आती है सबको, ABCD है ना, आती है कि नहीं। ओके, पहले R आता है कि V आता है। आप बोलोगे मैम R आता है, R के बाद आगे चलते हो फिर जाके V का हाउस आता है, आपको ये याद रखना। ओके, ये हमने हाउस बना दिया। चलिए अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक हाउस, 2 हाउस बनाती हूँ। ओके, मतलब ओके, इस तरीके का हाउस बनाते हैं। ओके, ये है आपका आर का हाउस, किसका है, आर का। और यहाँ पर हम दूसरा हाउस बनाते हैं, किसका, दूसरा हाउस बनाते हैं वी का। ओके, अब देखो आर को मैंने बहुत ज़्यादा नज़दीक बना दिया, नहीं, थोड़ा सा वेट करो, इन सबको भी हटा लेती हूँ। ये ना आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए इसीलिए करें। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक घर है। ओके, एक हाउस है। ओके, ये आर का हाउस है, ये आपका वी का हाउस है। चलो, ये है आपका वी का हाउस। अब देखो ये एक रास्ता है, ये आपका हाउस है, मान लो ये आपका हाउस। ओके, ये है। ओके, ये आपका हाउस है, यहाँ से आप गुजरते हो हर रोज। ओके, एक ही रास्ता है आपका, घर से जाने के लिए एक ही रास्ता है। ओके, मान लो कि आप सोसाइटी में रहते हो, लास्ट वाला घर आपका है और यहीं से आपको जाना है। ओके, और आपके घर से निकलते हुए सबसे पहले किसका घर आता है, आर का घर आता है। अब आपको वी के घर जाना ना, तो आर के घर से आपको चाय पीकर निकलना पड़ता है, बिकॉज आर ना बाहर ही बैठा होता है। ओके, तो आप जब भी निकलते हो तो आर बुलाएगा, भैया ये इधर आ जाओ, चाय वाय पीकर जाओ। ओके, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे वी के घर जाना है, वैलिडिटी के घर जाना है, बहुत ही देर हो रही। अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी चाय वाय पीकर जाओ। ओके, अगर चाय वाय नहीं पीता थोड़ी सी बातें करते जाओ। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पहले आर आता है उसके बाद वी आता है। अब देखो आपको वी के घर जाना है तो आर से तो गुजरना पड़ेगा, मतलब कि वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अनिवार्य है। आपको वी के घर जाना है तो आर के घर से तो गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं भाई आप क्या बोलते हैं यहाँ पर जंप लगा के आप आगे चले जाओगे। अगर जंप भी लगाते हो तो अभी आर के घर से तो आपको जंप लगाना ही पड़ेगा, मतलब कि ये अनिवार्य होता है वैलिडिटी के अंदर। ओके, जबकि वैलिडिटी के अगर आपको मतलब कि वैलिडिटी जो है, ओके, विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो अगर आपको आर के घर जाना है तो वैलिडिटी की कोई ज़रूरत नहीं, वो बीच में नहीं आएगी आपके, है ना।
तो मतलब यहाँ पर आपके और वैलिडिटी के बीच में रिलायबिलिटी आती है, ओके, लेकिन आपके और रिलायबिलिटी के बीच में वैलिडिटी नहीं आती, सिंपल वर्ड में समझो तो, ओके। तो यहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी अनिवार्य नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भाई वैलिडिटी के लिए विश्वसनीयता अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात, ओके। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है भाई, 1 इज द करेक्ट, मतलब ट्रू है, और 2 वाला है वो फॉल्स है, ओके। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ये मान लो कि भाई ये जो है ना रिलायबिलिटी है वो आपकी 12th की एग्जाम है, क्या है, 12th की एग्जाम, और वैलिडिटी है वो आपकी मान लो ग्रेजुएशन की क्या है भाई, ग्रेजुएशन की ये आपकी डिग्री है, ओके। तो अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो 12th पास होना अनिवार्य है, ओके। लेकिन अगर आपको 12th पास करना है तो ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है ना। ग्रेजुएशन के लिए क्या जरूरी है, 12th होना जरूरी होता है, लेकिन 12th के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है। तो रिलायबिलिटी है वो आपकी 12th है, ओके, और वैलिडिटी है वो आपका ग्रेजुएशन है। क्लियर, बस ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या तो फिर एबीसीडी में चलते हो तो सबसे पहले आर आता है उसके बाद वी आता है, ओके। तो आर के लिए वी की कोई जरूरत नहीं बनती, लेकिन वी के लिए आर जरूरी होता है, ओके। चलिए, आई होप आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए, तो जो भी आपके दिमाग में बैठता है उसे बिठा देना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिस शोध का उद्देश्य तत्काल समाधान करना है वह है, ओके, इमीडिएट सॉल्यूशन, तात्कालिक रूप से समाधान करना, ओके। जैसे कि हमने एक आगे भी एक क्वेश्चन के अंदर देखा था। चलिए, ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च, ओके, अनुभव क्या बोलते हैं, हाँ, अनुभवात्मक रिसर्च, यही कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। चलो, फिर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ओके, और उसके बाद है फंडामेंटल रिसर्च। चले, यहाँ पर ऐसी सूत्र की बात की जा रही है जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन लाना जरूरी होता है, तत्काल रूप से समाधान करना होता है, ओके। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, एक्शन रिसर्च। हमने एक्शन रिसर्च में आपको पढ़ाया था कि एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है, तात्कालिक रूप से समाधान करना पड़ता है, ओके। जो समस्या आई है उसको उसमें सुधार लाना पड़ता है और तात्कालिक रूप से उसमें समस्या का समाधान करना पड़ता है। जैसे कि आगे एक क्वेश्चन आया था ना कि जो प्रिंसिपल है उसको पता चलता है कि कुछ टीचर्स प्रोग्राम के अंदर हतोत्साही रहते हैं, ओके। तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए मतलब कि उनको वो टीचर क्यों भाग नहीं ले रहे, ओके, और उनको उनमें सुधार करने के लिए वो क्या करता है, रिसर्च करता है। तो वो रिसर्च हो जाता है एक्शन रिसर्च, ओके, जहाँ पर सुधार की बात आ जाए, ओके, इम्प्रूवमेंट की बात आ जाए, तो वो सारा आपका एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा, ओके। तत्काल समाधान, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आपको एक्शन रिसर्च के याद भी मैंने करवाए थे, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि न्यूटन ने गति के 3 मूलभूत नियम दिए, यह किस सूत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, न्यूटन ने गति के क्या दिए थे, 3 मूलभूत नियम दिए थे, आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल भी हमने मतलब थियोरी वाले क्लास के अंदर दिया हुआ था, है ना, कि न्यूटन साहब थे वो पेड़ के एप्पल के पेड़ के नीचे मतलब कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब नीचे गिरा, उनके दिमाग में आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने 3 मूलभूत नियम ढूंढे थे उसके गति के, ओके। तो यह किस सूत्र के अंतर्गत आएगा, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड को आपको याद रखना है, ओके। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेसिक रिसर्च, ओके। हमने क्या बताया था, बेसिक रिसर्च को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, बताया था कि नहीं, है ना। फंडामेंटल रिसर्च जो है उसी को हम बेसिक रिसर्च, मूलभूत, मूलगत, मौलिक, है ना, तो ये सारे वर्ड बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च के हैं, ओके। तो यहाँ पर न्यूटन ने जो गति के 3 मूलभूत नियम दिया, हमने क्या बताया, नियम हो, ओके, सिद्धांत हो, ओके, क्या पद्धतियां हो, है ना, पद्धतियां हो,
तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, जहां पर नियम ढूंढा गया, जहां पर सिद्धांत मतलब थियोरी ढूंढी गई, पद्धतियां मेथड ढूंढी गई, उनको डेवलप की गए, ये सारे आते हैं आपके बेसिक रिसर्च के अंदर, फंडामेंटल के अंदर। और अप्लाइड में क्या करते हैं, इन सभी का हम यूज करते हैं। ओके, इन सभी का जब यूज करके हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विभिन्न स्थितियों में कार्यान्वयन के लिए अवधारणा, सिद्धांत, नियम, कानून की जांच किस सूत्र के अंतर्गत की जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, एक्शन रिसर्च ऑप्शन है, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बात की भाई, कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रिंसिपल्स है, कोई रूल्स है, लॉज है, ओके, कोई कानून है, मतलब कि एग्जामिन है। ओके, तो इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन करते, जांच करते हैं। ओके, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर, तो वो कौन सा होगा, अप्लाइड रिसर्च होगा। हमने नियम सारे चीज बना दिए, थियोरी बना दी, मान लो कि थियोरी तो हमने बना ली, लेकिन इस थियोरी की जांच कहाँ पर होगी, कि हाँ भाई जो थियोरी बनाई है वो सही है, कि किस तरीके से इनमें कोई कमियां रही है कि नहीं रही है, तो वो क्या है, आप उसकी जांच कहाँ पर करोगे, उसकी जांच करोगे अप्लाइड के अंदर, है ना। अप्लाइड के अंदर हम उसकी जांच करते, देखते हैं उसका यूज करके कि ये थियोरी काम आती है कि नहीं आती है। ओके, इसमें कितनी कमियां आई, ये तो हम यूज करेंगे तभी जांच होगी, है ना। तो जांच के लिए भी हमें उसको यूज तो करना पड़ेगा। तो जहां पर भी जांच की जाती है, वो थियोरी हो, कॉन्सेप्ट हो, जो बनाए गए हैं, रूल्स है, लॉज है, एग्जामिनमेंट है। ओके, तो इन सब का हम क्या करते हैं, जबकि जांच की बात आती है तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आती है। ओके, डेवलप की बात आएगी तो वो फंडामेंटल के अंदर चली जाएगी। ओके, क्लियर। चलिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक विद्यालय में शिक्षक लेव वाइगोत्स्की के जेडपीडी के सिद्धांत का उपयोग करके ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चा अन्य का सहयोग लेकर कैसे शिक्षण प्राप्त करता है। तो यह किस शोध के अंतर्गत आएगा, समझिए। यहाँ पर एक टीचर है, वो ये चेक करता है कि लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी क्लासेस देखी होगी तो वहां पर मैंने लेव वाइगोत्स्की का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें समझाया है जेडपीडी क्या होता है, पहले इसको समझते हो। ओके, क्योंकि ये आपके पेपर 1 के यूनिट नंबर 1 के अंदर ये आपका मतलब कि टॉपिक आ रहा है, लेव वाइगोत्स्की वाला। ओके, जेडपीडी का मतलब होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को 100% सिखाता है। ओके, अब इन 100% में से बच्चा सीखता कितना है, 80% मतलब उसको याद रख सकता है। ओके, 20% जो है वो मतलब कि वो नहीं याद रख पाता है या फिर नहीं सीख पाता है। तो अब बच्चा क्या करेगा, 100% उस टॉपिक को समझने के लिए वो क्या करेगा, उसको 20% सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो 20% है ना, वो अदर्स लोगों से, अदर्स मतलब कि अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, ओके, या किसी और से भी ये क्या करेगा, उनका सहयोग लेकर वो ये 20% सीखेगा और उसके बेस पर वो 100% उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो 20% उसने जो सीखा लोगों अन्य से, ओके, उसी को बोलते हैं जेडपीडी। ओके, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, ये उसका फुल फॉर्म। तो जेडपीडी का मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर भी ये कि यहाँ पर एक टीचर वो जेडपीडी के सिद्धांत का उपयोग करके ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चा जो है वो अन्य का सहयोग लेकर कैसे शिक्षण प्राप्त करता है। ओके, तो ये किस शोध के अंतर्गत आएगा बताइए, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब तो आना चाहिए भाई, यस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अप्लाइड रिसर्च। क्यों, बिकॉज यहाँ पर सिद्धांत का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जाए, यूज किया जाएगा। सिद्धांत तो वैसे भी बन चुका है, थियरी तो लेव वाइगोत्स्की ने दे ही दी है जेडपीडी की, है ना, लेकिन इसका यूज करके टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चा अन्य का सहयोग लेकर कैसे शिक्षण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, थियरी का यूज कर रहा है। तो जहां पर थियरी का यूज शब्द आता है वो आपका आ जाता है अप्लाइड रिसर्च। जहां पर थियरी बनी हुई है उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके, क्लियर।
चलिए, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दे जाना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब चैनल को करके रखना। ओके, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, सबकी मदद हमें करना है फ्री एजुकेशन लेकर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, तो सबको बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।